भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860 हमने जाना था सेक्शन 6 से 15 तक, चैप्टर 2 का अध्याय 2 में धारा 6 से धारा 15 तक जाना था। तो आज हम जानेंगे धारा 16 से धारा 32 तक, अध्याय 2 चैप्टर 2 मैं आप सबके बीच फिर से लेके उपस्थित हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल केपी लर्न नॉलेज पे स्वागत है। मैं आप सबके बीच फिर से एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम जानेंगे चैप्टर 2 अध्याय 2 से रिलेटेड पार्ट 2 16 से सेक्शन 32 तक, धारा 16 से धारा 32 तक। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियो का नया अपडेट आप तक जरूर पहुँचे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। धारा 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा भारत शासन भारतीय विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निर्देशित 1937 द्वारा निर्देशित। धारा 17 सरकार सेक्शन 17 गवर्नमेंट सरकार केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का घोतक है। धारा 18 सेक्शन 18 भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। सेक्शन 19 धारा 19 न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी घोतक है जो किसी विधि कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या किसी निर्णय को किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। जैसे सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। बी किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। सी मद्रास संहिता के सन 1816 के अधिनियम 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारण करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। डी किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय का विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। सेक्शन 20 धारा 20 न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो, घोतक है। जैसे मद्रास संहिता के 1816 के 1816 के अधिनियम 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसे 5 वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है, वह न्यायालय है। सेक्शन 21 धारा 21 लोकसेवक शब्द उस व्यक्ति के घोतक हैं जो इन पश्चात कई वर्णों में आता है। जैसे अर्थात 1 पहले खंड का आलोप किया गया है। 2 भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना, सेना का हर आयुक्त ऑफिसर। नंबर 3 हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो न्यायकर्ता कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्ति न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों की किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया। 4 नंबर 4 न्यायालय का हर ऑफिसर जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले, या उस संपत्ति का व्यवन करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे, या न्यायालय व्यवस्था बनाए रखे, और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्य में से किन्हीं पालन करने का अधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो। नंबर 5 किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, ऑफिसर या पंचायत का सदस्य। नंबर 6 हर माध्यम या अन्य व्यक्ति किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकार द्वारा कोई मामला या विशेष विनिश्चित या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो। नंबर 7 हर व्यक्ति जो किसी पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। नंबर 8 सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते वह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे और
अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोग के स्वास्थ्य क्षेम का या सुविधा का संरक्षा करे। नंबर 9 हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्यय करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण निर्धारण या संविदा करे या किसी राजस्व आदेशिक निष्पादन करे या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले का अन्वेषण या रिपोर्ट कर या 8 सरकार के धन संबंधी हितों के संबंधित किसी दस्तावेज बनाए गए अधिप्रमाणीकृत करे या रखे या 8 सरकार 3 धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके। नंबर 10 हर ऑफिसर जिसके ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले किसी धर्म निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे या कोई रेट या उद्गृहित करे या किसी ग्राम, नगर, जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयन के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अभिप्रमाणीकृत करे या रखे। नंबर 11 हर व्यक्ति जो ऐसे पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन के लिए भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। नंबर 12 हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो। स्थानीय प्राधिकार की अथवा केंद्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित नियम की अथवा कंपनी अधिनियम 1956 का 1 की धारा 617 धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो, जैसे नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है। स्पष्टीकरण 1 ऊपर के वर्णों में किसी आने वाले लोक सेवक है, चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हो या नहीं। स्पष्टीकरण 2 जहाँ कहीं लोक सेवक शब्द आए हैं वे उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के पद को वास्तव में धारण किए हुए हैं, चाहे उस पद को धारण करने के उसके अधिकार में किसी की विधिक त्रुटि हो। स्पष्टीकरण 3 निर्वाचन शब्द ऐसे किसी विधायी नगर पालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, सदस्यों का वर्णार्थ निर्वाचन का घोतक है, जिसके लिए वर्ण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो। सेक्शन 22 धारा 22 जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति शब्दों से यह आश्रित है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज़ की अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हो इनके अंतर्गत नहीं आता। सेक्शन 23 धारा 23 सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ द्वारा प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है यह तब तक कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है, और तब भी जबकि वह सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति के सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति के सदोष वंचित किया जाता है। सेक्शन 24 धारा 24 बेईमानी से। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। सेक्शन 25 धारा 25 कपटपूर्वक। कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है कि यदि वह उसे बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। सेक्शन 26 धारा 26 विश्वास करने का कारण। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। सेक्शन 27 धारा 27 पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह उस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। स्पष्टीकरण जैसे लिपिक सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट ऑफिसर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ अंतर्गत लिपिक या सेवक है। सेक्शन 28 धारा 28 कूटकरण। जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश उस आशय से करता है कि वह उस सदृश प्रवचना करे कि यह करे, या उस संभाव्य जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण 1 कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह नकल ठीक वैसे ही हो। स्पष्टीकरण 2 जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरे चीज के सदृश कर दे और सदृश ऐसा है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवचना हो सकती हो, तो तब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए कि यह
उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के प्रकार सदृश बनाता है उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रचलन करने का था। सेक्शन 29 धारा 29 दस्तावेज। दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का घोतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के आश्रित हो या उपयोग किया जा सके। स्पष्टीकरण जैसे यह तत्वहीन है किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है, उसके उपयोग किया जा सकता है या नहीं। जैसे किसी संविदा के निबंधनों के अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके दस्तावेज है। बैंककार पर दिया गया चेक दस्तावेज है। मुख्तारनामा दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो, उपयोग में लाया जा सके, वो दस्तावेज है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो वह दस्तावेज है। सेक्शन 29A धारा 29 का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 सेक्शन 2 की उपधारा 1 के खंड में है। सेक्शन 30 धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का घोतक है जो ऐसी दस्तावेज है या होनी तत्प्रयार्थित है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। जैसे एक विनियम पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए उस विनिमय पत्र पर का अधिकार अंतरित किया जाना है। इसलिए यह पृष्ठकान मूल्यांकन प्रतिभूत है। सेक्शन 31 धारा 31 विल शब्द किसी भी वसीयत दस्तावेज का घोतक है। सेक्शन 32 धारा 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का अंतर्गत अवैध लोप आता है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। इस संहिता के हर भाग में किए जाने वाले कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तारित अवैध पर भी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।